नमस्कार दोस्तों। आज मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि भारत और चीन के बीच ये युद्ध की स्थिति है, इसके बारे में मेरे क्या विचार हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारे विचार मैं आपसे अपने मन की बात में कहना चाहूं कि मेरे पास इस विषय में क्या अध्ययन है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि भारत और चीन का युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। इसको एक सामान्य स्थिति ना माने, क्योंकि ये एक विश्व युद्ध की तरफ दो देश बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसे शुरू हुआ तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये विश्व युद्ध आज से 30 साल पहले शुरू हुआ। आज से 30 साल पहले जब शुरू हुआ तो हमने चाइना का इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू किया, जिसकी वजह से चाइना के पास काफी ज्यादा तादाद में कारखाने, फैक्ट्रियां और बड़े बड़े संस्थान उग आए और विश्व में उसके पास पैसे की बहुआत के कारण उसने सारे विश्व को डोमिनेट करना शुरू किया। यहां तक तो बात ठीक थी, इस बात में बहुत ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था। लोग एक्सपोर्ट करते ही हैं, कुछ कंट्री बहुत इंपोर्ट करती है, बहुत एक्सपोर्ट करती हैं। यूरोप सारा इंपोर्ट करता है बहुत सारी चीजें चाइना से, अमेरिका भी इंपोर्ट करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन एक चीज हुई जिसको समझना बड़ी जरूरी है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ने से चीन को एक मुगालता पैदा हुआ, एक सही फहमी या कह दो गलत फहमी पैदा हुई कि भारत जो है वो चाइना पे निर्भर है। यहां तक भी बात बहुत बिगड़ने वाली नहीं थी, लेकिन बात बिगड़नी शुरू हुई 30 जनवरी 2020 से, जब यूएसए गवर्नमेंट ने अपनी पार्लियामेंट में, अपनी सीनेट में ये पास किया कि चाइना के जो तिब्बत टेरिटरी है उसमें इंडिपेंडेंट तिब्बत देश बनाने के लिए कवायद शुरू की जाए और वहां के अपदस्थ नेताओं को, चाहे वो प्रेसिडेंट हो तिब्बत के, चाहे वो तिब्बत के वाइस प्रेसिडेंट हो, इनसे बातचीत की जाए और इन्हें विश्व के मुखर मोर्चे पर लेके आया जाए ताकि तिब्बत को आजाद कराने का एक सिलसिला शुरू हो। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि तिब्बत को आजाद कराने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि तिब्बत और लद्दाख के बीच में जो अक्साइन चीन हमें कहते हैं, मैं उसको चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख कहता हूं, वो हमेशा से भारत का हिस्सा था जिसपे चीन ने कब्जा किया। तो अगर हम तिब्बत को आजाद कराने की बात करते हैं तो बीच में चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख COL जो एरिया है वो स्वतः ही आजाद हो जाएगा। तो भारत सरकार की जो मंशा है कि हम लद्दाख के उस पोर्शन को लेके रहेंगे, वो अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। तो चाइना को इस चीज से सबसे बड़ा खतरा हुआ 30 जनवरी 2020 को, और जिसके बाद ये सारा घटनाक्रम चलता। अब इतना सब होने के बाद चाइना कहीं ना कहीं इंटरनेशनल दबाव में आया, कोरोना को भी लेके। कोरोना भी एक युद्ध है। हो सकता है चाइना को इसका आभास बहुत पहले से हो, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो पैसे के दम पे दूसरी देशों में 3 तरीके के लोगों को खरीदता है। पहला, वहां के राजनीतिक जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनको खरीदने की कोशिश करता है। दूसरा, वहां के जितने भी व्यापारी संगठन हैं उनके ऊपर अपना प्रेशर बनाने की कोशिश करता है।
तीसरा वहां के बुद्धिजीवी व्यक्ति जितने भी हैं उनको खरीदने की कोशिश करता है, मीडिया को खरीदने की कोशिश करता है, और वो बहुत हद तक इसमें कामयाब भी होता है, बहुत हद तक कामयाब होता है। आप अगर परसेंटेज में कहें तो 99% वो कामयाब होता है। अच्छा, ये सब लोग जो हमारे बीच में छुपे रहते हैं और अपने ही देश के प्रति गद्दारी करते हैं और चाइना को इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। चाइना बहुत सारी चीजों को पूरे विश्व पटल से छुपाता भी है, ये सबको पता है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो सामने समझ में आती है, जो कि अभी भी आप देखे होंगे 2-4 दिन टीवी पे बहुत कुछ चला कि एक भारत की कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच में कुछ संधियों की बातचीत हुई, जो सामने आई, सबने उजागर देखा, सबको देखा। इस तरीके की चीजें भारत में नहीं, विश्व के सभी जगह है। अगर नेपाल की बात करें, सबसे पहले हम अपने पड़ोसी देशों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। नेपाल की बात करें तो वो माओइस्ट गवर्नमेंट है, माओवादी लोग हैं। माओवादी लोग कभी हिंदुस्तान में थे, नहीं हमारे लिए कामयाब हो पाए, ना यहाँ पे कितना माओवादी मूवमेंट रहा, आतंकवादी गतिविधियां रही। आज वो लोग चाइना के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो जो माओइस्ट गवर्नमेंट है वो इंडिया के हमेशा खिलाफ रहेगी, ये सत्य है, इसमें कोई आश्चर्य की बात होनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान की बात करें तो उसके बारे में कुछ भी कहना सभी को पता है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा का कोई विषय नहीं है। लेकिन उनका चर्चा का एक विषय आता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर, तो उसका हमने पहले ही खुलासा कर दिया है कि हम लद्दाख को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लद्दाख की टेरिटरी में मिलाएंगे और उसको यूनिफाइड यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो यूनियन टेरिटरी बनेगी उससे हमारा नॉर्थ का पूरा बॉर्डर सिक्योर होता है और सेंटर के अधीन आता है। तो इस चीज को भी चाइना कभी बर्दाश्त नहीं कर रहा, क्योंकि उसका रोड भी वहां से निकल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान को अपना ध्येय कैसे साधना चाहिए, और क्योंकि ये दोनों कंट्री किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज को लेकर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं कि भारत को कुछ पॉइंटों पे अपने विचारों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना चाहिए। पहला तो एक कि ये युद्ध अनिवार्य है, अगर युद्ध नहीं होगा तो भारत को हमेशा नुकसान होगा। तो भारत को एक युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। वो किस स्वरूप में होगा और वो कैसे होगा ये हमारी सरकारें जानती होंगी। मैं उस विषय में कोई बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो सामरिक विषय की बातें हैं, वहां करना उचित भी नहीं होगा। वो बातों को अगर हम लोग सरकारों पे छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें आज पहला काम तो ये करना होगा कि फौज की संख्या में 1 लाख सैनिकों की नई भर्ती करनी पड़ेगी। 1 लाख सैनिकों की नई भर्ती करनी पड़ेगी। इसलिए नहीं करनी पड़ेगी कि हमारे पास सेना का जो संख्या बल है वो कम है, लेकिन हमें युद्ध की स्थिति में एक बफर जोन को आज ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बफर जोन हो सकता है हमारे अंदरूनी मामलात को सेटल करने में काम आए। तो इसलिए हमारी कोर सेना तो बॉर्डर्स पे लड़ सकती है, लेकिन ये जो बफर जोन की सेना है, हो सकता है इसका हमारे को जरूरत पड़े विश्व युद्ध की स्थिति में या चाइना के युद्ध की स्थिति में, तो वो हम लोग उसको रखे तैयार करके, क्योंकि वो हमें अपने राज्य के अंदर अंदरूनी शांति के लिए जरूरत पड़ सकती है उसकी। दूसरा काम हमें करना चाहिए कि हमारे चारों तरफ जितने भी देश हैं, हमारा सैन्य बल इस तरीके से होना चाहिए कि हमें सभी पड़ोसी देशों के साथ अगर एक साथ युद्ध भी लड़ना पड़े तो भी हम उसमें सक्षम हों। तभी देश की अखंडता क्षुण्ण रह पाएगी, तभी देश एक होकर लड़ पाएगा। हमारे सब पड़ोसी देश हम मित्र मानते हैं उनको, लेकिन हमें यह भी एनालाइज करना पड़ेगा कि वे मित्र देश भी हमें अपना मित्र मानते हैं या नहीं। ये बहुत क्रिटिकल एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा। अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इसको प्लस और माइनस करके देखे तो उनको जवाब मिलेंगे, क्योंकि इसके विषय में भी मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा। तो जितने भी मित्र देश हैं उनके लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। हमें उन पे ट्रस्ट तो करना चाहिए, लेकिन उसकी हर एक कथनी के अंदर क्या छुपा हुआ है उसको वेरीफाई जरूर करना चाहिए। तो पहली पॉलिसी हमें ये करनी चाहिए अपने पड़ोसी राज्यों से कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं कि वो हम उन पे ट्रस्ट करें, लेकिन उनकी हर कथनी पे उसका
प्रश्न चिन्ह लगाकर उसको वेरीफाई करें। तीसरा बात है कि हम एक साथ किस तरीके से इन देशों के नाकबंदी या घेराबंदी या किस तरीके से इनकी फौजों का इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकते हैं, वो सारे चेक पॉइंट हमें क्रिएट करने चाहिए। हमें सारी बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर हैं, जितने भी देशों के साथ है, उनको कहीं ना कहीं जो आज हमारी सरकार कर भी रही है कि रोड की कनेक्टिविटी देते हुए उस सारे बॉर्डर को सील करना चाहिए। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ मुल्कों को हमें आज की तारीख में इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए और इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे वो इंडिपेंडेंट देश हैं। जैसा एक बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान को आज हमें इंडिपेंडेंट देश मानना चाहिए और हमारी कथनी में हमेशा से बलूचिस्तान का ये कथन आना चाहिए कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। दूसरा, हमें पश्तूनों के साथ ये बात करनी चाहिए। तीसरा, हमें बात करनी चाहिए, तिब्बत का देश है, जैसे तिब्बत का देश है, तिब्बत को भी आजाद देश ट्रीट करना चाहिए। आज हमें दो देशों को आजाद ट्रीट करना चाहिए, एक बलूचिस्तान को और एक तिब्बत को। अगर तिब्बत और बलूचिस्तान को हम आजाद देश ट्रीट करेंगे और इनकी स्वतंत्र अपदस्थ जो सरकारें हैं उनको महत्व देंगे अपने टीवी से पे सर्कल पे और इधर उधर कहीं पे भी, तो ये एक अलग किस्म की जंग चालू होती है, जिसके बारे में भी मैं यहां कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये भी सामरिक दृष्टि से पब्लिकली बोलना ठीक नहीं है। तीसरी बात कि हमें देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड लॉबी को कैसे हम लोग अपने फेवर में लेके आए। आल्दो कोरोना के टाइम काफी हद तक बहुत से देश चाइना से नाराज भी हैं क्योंकि उन्होंने आज पूरे वर्ल्ड की जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, UN सिक्योरिटीज है और इस तरीके की जितनी भी काउंसिल्स हैं, वहां पर इन्होंने अपने अपने लोगों के साथ उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी खिलवाड़ किया है। तो चाइना ने अगर इतनी जगह ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों को खत्म किया है तो मैं ये समझता हूं कि इस वर्ल्ड ऑर्डर के बाद ये सभी ऑर्गेनाइजेशन एबोलिश हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी क्योंकि इनके कार्य करने की क्षमता पिछले 50-60 सालों से जो चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो ऑलमोस्ट अब बिल्कुल नगण्य हो चुकी है, उसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम हो चुकी है। इसलिए हमें इस युद्ध के बाद वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना पड़ेगा और इस तरीके की सभी ऑर्गेनाइजेशन को भी रीवैम्प करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बताया ये सब फेल हो चुकी है, तो हमें क्या देखना है कि हिंदुस्तान को अपनी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, अपने बॉर्डर्स और किस कंट्री के साथ कैसा काम करना है, इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें आज बहुत जरूरत है इस बात की और इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम आज ये निश्चित कर लें कि हमें एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि बातचीत से कुछ हल या कुछ रास्ता निकलेगा तो शायद ये हमारी पॉलिटिकल विल की कमजोरी होगी। हमें एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें एक युद्ध लड़ना पड़ेगा, वो चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, लेकिन सामरिक दृष्टि से ये युद्ध लड़ना और इस एशिया के रीजन के लिए अगर इसमें 100 सालों के लिए शांति की स्थापना करनी है तो एक युद्ध को तो लड़ना ही पड़ेगा और भारत को इसमें अग्रणीय अपना स्थान लेना पड़ेगा, अग्रणीय भूमिका निभानी पड़ेगी। अब हम उस भूमिका को अभी निभा लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बदलेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग आज की स्थिति से आगे टलते जाएंगे, हमारे लिए इस युद्ध को जीतना मुश्किल होता चला जाएगा। आज हम सबसे अच्छी स्थिति में इस युद्ध को जीतने के लिए, तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है, ये युद्ध हिंदुस्तान पे थोपा भी जाएगा और ये युद्ध हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए अनिवार्य भी होगा और इसके जीतने का समय भी बहुत अनुकूल है हमारे। धन्यवाद।